स्वागत है आपका श्री करनी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर हबीब पठान एंड द टॉपिक इज एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइनोलॉजी। टुडे वी गोइंग टू डिस्कस an important gland, adrenal gland. Adrenal gland which is present just above the kidney in pair and one of the most important gland in our body. वैसे तो हमारा टॉपिक जो चैप्टर है दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल कोऑर्डिनेशन? मैं हर लेक्चर के स्टार्ट में आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ और कोशिश मेरी यही है कि मैं आपको ये बताना चलूँ हर बार, क्योंकि ज़्यादा टाइम इसमें लगता नहीं है, ज़्यादा टाइम टेकिंग ये है नहीं, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए एक्चुअल में पढ़ क्या रहे हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना कंपलसरी है। द टॉपिक इज केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। तो ह्यूमंस की बात कर रहे हैं और ह्यूमंस के अंदर मोस्ट डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, ह्यूमंस आर द मोस्ट डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। तो अर्थ पर सबसे ज़्यादा डेवलप ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन का नाम सबसे पहले आता है। तो यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर वेरियस ऑर्गन्स प्रेजेंट है और जितने भी ऑर्गन्स हैं इन सारे ऑर्गन्स के अंदर एक कोऑर्डिनेशन होता है, एक कंट्रोल होता है, कोई ऐसा है जो इसको कंट्रोल कर रहा है। तो वैसे कंट्रोल के लिए हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन एंड कंट्रोलिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। बट एंडोक्राइन सिस्टम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल कर रहा है कई सारे फंक्शंस को, कई सारे ऑर्गन्स को। कैसे कर रहा है इसकी डिस्कस हम पहले कर चुके हैं। ये हार्मोन्स रिलीज करता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या है? हार्मोन्स। तो यहाँ पर हार्मोन्स रिलीज होते हैं। दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग वेरियस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी एंड रेगुलेशन ऑफ वेरियस फंक्शंस। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हार्मोन्स के कारण ही हो रहे हैं। लास्ट लेक्चर जो होगा हमारा इस चैप्टर का, उसके अंदर मैंने आपको पहले भी कहा था, उस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हार्मोन्स की एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी ऑफ हार्मोन अभी तक डिस्कस नहीं किया है। हार्मोन्स की एक्टिविटी को हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, बट लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे हार्मोन्स की एक्टिविटी किस तरह से होती है। तो सिंपल सा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हार्मोन्स की और ग्लैंड्स की। हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय वेरियस ग्लैंड्स। दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इसमें एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे आज का हीरो है, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। तो यहाँ पर आज की हमारी ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। और जब हम बात कर रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड की, तो एड्रिनल ग्लैंड में सबसे पहले तो उसका नाम, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बायोलॉजी के अंदर नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में नेम्स, अगर आपको नेम समझ में आ गए, नेम्स का मीनिंग, क्योंकि अगर आप रटते हैं तो चीजें रटने के लिए बायोलॉजी लंबी हो जाती है, बहुत लंबी हो जाएगी बायोलॉजी अगर आप रट रहे हैं तो। बट अगर आप इसको समझ रहे हैं तो चीजें बहुत छोटी हो जाएगी, बायोलॉजी भी छोटी हो जाएगी। उसका रीजन ये है कि बायोलॉजी के अंदर आपने चीजें समझ ली तो आपको आधी से ज्यादा चीजें, आधी ही समझनी है और उनसे भी ज्यादा चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ पर नाम से पता चल रहा है एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, इसका एक नाम हो रहा है, इट इज ऑल्सो नोन एज सुप्रारीनल ग्लैंड। इट इज ऑल्सो नोन एज सुप्रारीनल ग्लैंड। तो यहां पर एक वर्ड आया है सुप्रारीनल। तो किस तरह से इसको आप डिफाइन कर सकते हैं? यहां पर रीनल वर्ड इज यूज्ड फॉर किडनी ऑलवेज। हमेशा आपके किडनी के लिए जो वर्ड बायोलॉजी के अंदर यूज करते हैं दैट वर्ड इज रीनल। मैंने पहले बताया था आपको, फिर से इस लेक्चर में रिपीट कर देता हूं छोटा सा मैं आपको। बॉडी के अंदर वेरियस पार्ट्स के लिए, वेरियस ऑर्गन्स के लिए कुछ वर्ड्स फिक्स है। जैसे ऑस्टियो वर्ड इज फॉर बोन्स। Word osteo is for bones. Word sarco is for muscles. Word neuro is for brain. Pulmonary is for lungs. तो ये हमारे बॉडी के अंदर वेरियस वर्ड्स याद रखने हैं आपको। एक हिपेटिक वर्ड इज फॉर लिवर। तो लिवर के लिए हेपेटिक वर्ड को यूज करते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनसे आप ये पता कर सकते हो कि बात किसके बारे में हो रही है।
तो बायोलॉजी में यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रीनल वर्ड इज यूज फॉर किडनी, तो किडनी के लिए आप रीनल वर्ड यूज करते हो। हाउ मेनी किडनी प्रेजेंट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी? सिंगल पेयर किडनी इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो एक पेयर यानी 2 किडनी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। नॉर्मल सबके अंदर 2 ही किडनी होती है, बट कई बार किसी पर्सन के अंदर एक किडनी खराब हो जाती है, किडनी फेलियर हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर एक किडनी रिमूव हो जाती है और दूसरी किडनी अपना फंक्शन करेगी। बट वो दूसरी किडनी की जो अनदर किडनी है उसकी साइज कुछ इंक्रीज होती है, एग्जैक्ट तो नहीं होती डबल, बट कुछ इंक्रीज हो जाती है जिससे वो अपना फंक्शन प्रॉपर कर रही है, क्योंकि उसके ऊपर लोड अब दोनों किडनी का है। अकेली किडनी दोनों किडनी का काम कर रही है। तो यहाँ पर जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसका पार्ट है किडनी, और किडनी के ऊपर प्रेजेंट है एड्रीनल ग्लैंड, रीनल के ऊपर एड्रीनल। तो यहाँ पर कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट अबव द किडनी इज कॉल्ड एड्रीनल ग्लैंड। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ट्रायंगुलर दिखता है, एक एंगल से, जब आप पर्टिकुलर एंगल से देखते हैं तब ये आपको ट्रायंगुलर, या आप ये कह सकते हैं एक समोसे की तरह, एक समोसा जिस तरह का होता है, एक पर्टिकुलर एंगल से आपको ये उस तरह की दिखेगी एड्रीनल ग्लैंड। जो एड्रीनल ग्लैंड हमारे किडनी के ऊपर है, और ये भी पेयर है, ये भी पेयर में प्रेजेंट है, सिंगल पेयर। तो हमारे दोनों किडनी के ऊपर एक एक एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट है। तो जिस तरह से हमारी किडनी पेयर में है उसी तरह से हमारे एड्रीनल ग्लैंड भी पेयर के अंदर प्रेजेंट है। देखिए यहाँ डायग्राम आपके सामने है, तो यहाँ पर हमारे 2 किडनी हैं, दिस इज राइट किडनी एंड दिस इज लेफ्ट किडनी। ये एक्चुअल में कुछ इस तरह से होती है जिस तरह से हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगी। आप इसको इसी तरह से रखेंगे जैसे आपकी बॉडी में। यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले रूल अप्लाई नहीं होते। फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स में जब आप कॉपी में अपनी नोटबुक के अंदर कुछ करते हैं काम, या फिर बुक में पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या कंडीशन होती है कि लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, मतलब आपके जो राइट हैंड साइड है वो कॉपी में राइट हैंड साइड है, वो भी आपके राइट हैंड साइड, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड होगा। बट एक्चुअल में बायोलॉजी में ऐसा नहीं होता। जब भी आप कोई सिस्टम पढ़ रहे हैं, जब भी आप बॉडी का कोई भी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर जो लेफ्ट और राइट है वो आपकी बॉडी से डिसाइड होगा। कि जैसे ये पेन मेरे हाथ में है तो ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट है, अकॉर्डिंग टू आपके फिजिक्स, मैथ्स या केमिस्ट्री। बट बायोलॉजी में क्या होगा, ये पार्ट इसका जब मैं इसको अपनी बॉडी में रखूंगा तो कहां जाएगा, ये लेफ्ट साइड में जाएगा, तो ये लेफ्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट होगा। तो कुछ इस तरह से आपको देखना है अपनी किडनीज को और लंग्स को, आईज को, ईयर्स को। तो सिंपल सा यहां पर इसकी बात करेंगे इसके ओरिजिन की। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ओरिजिन इसका। एक्टोडर्मल भी है एंड एंडोडर्मल, मेसोडर्मल इसका ओरिजिन भी है। तो इसका ओरिजिन एक्टोडर्म से भी हो रहा है और मेसोडर्म से भी हो रहा है। कैसे हो रहा है एक्टोडर्म और मेसोडर्म से, मैं फिर से आपको बताता हूँ। जो स्टोरी है हमारी बचपन की, सबसे पहले जब फर्टिलाइजेशन हुआ था, बिफोर फर्टिलाइजेशन गैमीट्स थे, मेल गैमीट एंड female gamete. Both gametes are haploid in nature. After fertilization, they form a zygote, which is 2n structure. Zygote is a 2n structure. Zygote is a single cellular 2n diploid structure. It will form another structure that is morula. Morula and zygotes are zygote and morula are same in size, but morula have more cells than zygote. 16 to 32 cells are present in morula. तो morula के अंदर 16 to 32 cells present होती है, तो इसकी साइज बड़ी होती है zygote से। यहाँ पर कुछ cells present होगी, साइज तो सेम होगी बट नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होगी। यहाँ पर इनका साइज सेम होगा, साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। zygote का और morula का साइज सेम होता है, यहाँ पर साइज इंक्रीज नहीं हो रही है। यहाँ पर सेल के अंदर इलॉन्गेशन का प्रोसेस नहीं होता, बिकॉज जब सेल डिवाइड होती है तो सेल डिवीजन के या ग्रोथ के, आपकी जब ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ के अंदर सेल की 3 डिफरेंट फेजेस होती है, सेल डिवीजन, सेल इलॉन्गेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर ओनली सेल डिवीजन हो रहा है, नाइदर सेल इलॉन्गेशन नॉर सेल डिफरेंशिएशन। तो ना तो सेल का इलॉन्गेशन हो रहा है ना ही सेल का डिफरेंशिएशन हो रहा है, ओनली सेल डिवीजन बाय क्लीवेज मेथड। तो यहाँ पर क्लीवेज मेथड होता है जिसमें पार्टीशंस बनते हैं। जैसे एक रूम है, इस रूम के अंदर आपको मुझे इस रूम के 2 रूम बनाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है,
या तो मुझे जब मेरे एक रूम कम पड़ रहा है, मेरा सामान इस रूम में नहीं आ रहा, मुझे एक रूम की और रिक्वायरमेंट है, तो दूसरा रूम कैसे बनाऊंगा मैं? पास में एक और मैंने रूम बनाया जिसका मैंने 4 दीवारें भी बनाई, ऊपर उसका रूफ भी बनाया है, नीचे उसका फ्लोर भी करवाया। तो ये सारा करने के बाद में मुझे 2 रूम मिले, बट मुझे अगर एक रूम और चाहिए थोड़ा सा जल्दी, तो मैं क्या करूंगा, इस रूम के बीच में एक पार्टीशन मैंने कर दिया। जब मैंने पार्टीशन कर दिया तो ना तो मुझे इसमें साइड की दीवार की, साइड वॉल्स की रिक्वायरमेंट है, ना रूफ की रिक्वायरमेंट है, ना मुझे अभी बनाने की जरूरत है इसका फ्लोर, कुछ भी फ्लोरिंग करवाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सब इस रूम में ऑलरेडी हो चुका है। तो मैंने एक पार्टीशन किया और पार्टीशन करने के बाद में मुझे यहाँ पर 2 रूम ऑब्टेन हो गए। तो सिंपल सी कंडीशन है यहाँ पर। इसके अंदर अभी सिर्फ क्लीवेज होता है, मोरुला का फॉर्मेशन होता है, देन मोरुला के बाद में फॉर्मेशन होता है ब्लास्टुला स्टेज। ब्लास्टुला ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला सीन इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स like stromoblastula, amphiblastula, stereoblastula, discoblastula and blastocyst। तो एनिमल्स के अंदर आपको वेरियस टाइप्स के ब्लास्टुला देखने को मिल सकते हैं। ब्लास्टुला स्टेज अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइप की होती है, क्योंकि यहाँ पर अब शेप एंड साइज चेंज हो रहा है, यहाँ पर शेप भी चेंज हो रहा है एंड साइज भी डिफर कर रही है। तो अलग अलग यहाँ पर साइज इंक्रीज होती है, सेल इलोंगेशन स्टेज में एंटर कर रहा है। तो सेल की जो फेजेस हैं, डिवीजन, इलोंगेशन एंड डिफरेंशिएशन, तो यहां पर पहले सेल डिवीजन चल रहा था, देन स्टार्ट होगा सेल इलोंगेशन। तो अब यहां पर सेल का इलोंगेशन स्टार्ट हो गया है। तो यहां पर 2 डिफरेंट टाइप के सेल्स 2 डिफरेंट मैनर में अरेंज हो जाएगी। कुछ अरेंज होगी इसकी पेरिफेरी पर। सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन पेरिफेरी आर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, द आउटर कवरिंग, एंड यहाँ अंदर इसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होगी जिसे कहेंगे ब्लास्टोमियर्स। दीज सेल्स आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर और कंबाइनली कॉल्ड इनर सेल मास। तो यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रोफोब्लास्ट विच इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लास्टुला एंड इनर सेल मास विच इज प्रेजेंट इनसाइड द ट्रोफोब्लास्ट। तो यहाँ पर ये 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगी। इनर सेल मास के अंदर आपके पास में 2 टाइप की सेल्स होगी। जैसे मैंने इन सेल को कहा था ब्लास्टोमियर्स, तो ब्लास्टोमियर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, मैक्रोमियर्स एंड माइक्रोमियर्स। तो डिफरेंसेस है मोरुला और ब्लास्टुला के अंदर। यहां पर सेल की साइज चेंज हो जाती है, सेल कुछ बड़ी होती है, कुछ छोटी सेल्स होती है। इनिशियली जब डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन कुछ इस तरह से होता है, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32। तो यहां पर सारी सेल्स एक साथ डिवाइड करती है, बट हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कंडीशन नहीं है। अभी हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है कि सेल्स डिवाइड कर रही है। यहां पर ब्लास्टुला के अंदर ऐसी कंडीशन नहीं है, मैं बात कर रहा हूं ब्लास्टुला की। यहां पर ऐसी कंडीशन नहीं है कि सेल्स अब नंबर 32 to 64, 64 to 128, उससे आगे नंबर डबल, एग्जैक्ट डबल नहीं होगा। उसका रीजन क्या है? इससे पहले बिफोर ब्लास्टुला इन मोरुला सेल्स के अंदर सिंक्रोनाइजेशन था, सेल डिवीजन के अंदर सिंक्रोनाइजेशन था। सिंक्रोनाइजेशन का मीनिंग है इनमें एक तालमेल था जिससे वो बराबर साथ साथ डिवाइड कर रही थी। बट अब यहां पर इनमें सिंक्रोनाइजेशन खत्म हो चुका है, इनमें किसी तरह का सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, तालमेल नहीं है, और ये सेल्स अब आगे पीछे डिवाइड करती है। कुछ जल्दी, कुछ में डिवीजन जल्दी हो रहा है, फास्ट है, कुछ में डिवीजन लेट है। जो सेल्स लार्ज है साइज के अंदर उनमें डिवीजन लेट होता है, और जो सेल्स स्मॉल है साइज के अंदर उनमें डिवीजन फास्ट हो रहा है। तो यहां पर ब्लास्टोसिस्ट के बाद में स्टेज आती है, नेक्स्ट स्टेज इज गैस्ट्रुला स्टेज। गैस्ट्रुला के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं। यहां पर फॉर्मेशन हो जाता है 3 डिफरेंट लेयर्स का, 3 डिफरेंट लेयर्स। These layers are called germinal layers. These layers are called germinal layers. यहाँ पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म दिख रही है आपको अभी तक। इसके अंदर आपको सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म दिख रही है। This is ectoderm. This layer is ectoderm, outermost layer, and this layer is endoderm. This is innermost layer of embryo, germinal layer. तो यहां पर एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, बट वेयर इज मेसोडर्म? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मेसोडर्म? तो चलो बताता हूं मैं आपको मेसोडर्म कहां है।
यहाँ एक्चुअल में क्या होता है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म से ही मेसोडर्म का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से ये कुछ टूट कर इस तरह से अंदर की तरफ आती है और फॉर्मेशन करती है मेसोडर्म का। तो यहाँ पर धीरे 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 मेसोडर्म का फॉर्मेशन होता है। मेसोडर्म लाइज बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो मेसोडर्म एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में सिचुएटेड रहती है। ये तीनों लेयर्स हमारी बॉडी के अंदर वेरियस ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर रही है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही ऑर्गन के अंदर ये तीनों लेयर्स प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं है। कंडीशन क्या है? कुछ ऐसी भी, जैसे स्किन, तो एक्टोडर्म ने स्किन का फॉर्मेशन किया, एलिमेंट्री कैनाल एंडोडर्म ने इसका फॉर्मेशन किया है। तो कंडीशन कुछ ऐसी है कि हमारे बॉडी के अंदर जैसे पूरी जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसका फॉर्मेशन हुआ है एंडोडर्म से। तो सिंपल सी कंडीशन है। कुछ ऐसी ऑर्गन्स है जिनका फॉर्मेशन एक्टोडर्म से हो रहा है, कुछ ऑर्गन्स है जिनका फॉर्मेशन मेसोडर्म से हो रहा है, और कुछ ऑर्गन्स ऐसे भी हैं जिनका फॉर्मेशन एंडोडर्म से। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म अपने अपने कुछ ऑर्गन्स पर्टिकुलर हैं इनके, उनका फॉर्मेशन। अब ये ऐसा नहीं है कि मेरी बॉडी में कुछ अलग है, आपकी बॉडी में कुछ अलग है। ये फिक्स है, सारे एनिमल्स में, ह्यूमंस में, सब में सेम है। जिसमें एक्टोडर्म से जो फॉर्मेशन मेरे अंदर हो रहा है वो सबके अंदर हो रहा है। तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो यहां पर अब डिफरेंशिएशन हो रहा है। अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा था, बट यहां पर अब डिफरेंशिएशन होगा और डिफरेंशिएशन हो रहा है इसके अंदर। चलते हैं आगे। अब बताता हूं मैं आपको यहाँ कंडीशन क्या है। तो यहां पर दिस इज मेसोडर्म। तो उम्मीद है अभी तक मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ये पूरा प्रोसेसिंग इतना ज़्यादा लंबा नहीं बताया था, मैंने थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ब्रीफ में बताया था। इस बार मैंने इस लेक्चर में थोड़ा सा इसको लंबा किया है। उसका रीज़न यही है कि मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए। जैसे एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है, जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं तो एम्ब्रियोलॉजी में ये पढ़ते हैं कि किस तरह से जाइगोट बनता है, कैसे मोरुला बनता है, कैसे ब्लास्टुला बनता है और कैसे गैस्ट्रुला बनता है। स्टेजेस में नाम लिख देता हूँ। यहाँ जाइगोट है, नाम लिख ही देता हूँ इनके। जाइगोट, ये है गैमीट्स, दिस इज मोरुला, दिस इज ब्लास्टुला। Blastula of human is called blastocyst, and this structure is gastrula. This structure is gastrula. तो यहाँ पर ये gastrula present है और gastrula में ही differentiation होता है। gastrula से पहले differentiation नहीं हो रहा। तो जब तक differentiation नहीं होगा आपके बॉडी में organs नहीं बढ़ेंगे। इससे पहले सारी सेल्स एक जैसी थी। अगर मैं ब्लास्टुला के 2 पीस कर देता हूँ, मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए, या मैंने इसके अर्ली ब्लास्टुला में 4 टुकड़े कर दिए, तो ब्लास्टुला से 4 फीटस का फॉर्मेशन, 4 बेबीज का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ईच सेल इज टोटीपोटेंट सेल। यहाँ पर सारी सेल्स टोटीपोटेंट सेल्स है। अभी टोटीपोटेंट सेल्स क्या होता है, चलो नाम आ गया है, मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय टोटीपोटेंट सेल? टोटीपोटेंट सेल्स आर स्टेम cells. We have different types of stem cells in our body at different stages of life. Totipotent cells, pluripotent cells, multipotent cells and unipotent cells. तो हमारी बॉडी के अंदर वेरियस टाइप की स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है, टोटिपोटेंट, मल्टीपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, यूनिपोटेंट. Cells which are present in blastula are totipotent in type. These cells are totipotent. So totipotent cells have ability to develop into complete organism. Totipotent cells have ability to develop into complete organism. तो अगर इस ब्लास्टुला के मैं 2 पीसेस कर देता हूँ तो उससे 2 एम्ब्रियो, 2 फीटस डेवलप हो जाएंगे कंप्लीट। उसमें किसी टाइप के किसी ऑर्गन का लॉस नहीं होगा। सिमिलरली मैं अगर इसके 4 पीसेस कर देता हूँ, उस कंडीशन में 4 बेबीज का, 4 फीटस का फॉर्मेशन हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। उसमें किसी तरह का कोई ऑर्गन लॉस कुछ भी नहीं होगा। तो सिंपल सी कंडीशन है जो आप याद रखें यहाँ पर टोटिपोटेंट सेल्स के बारे में जो ब्लास्टुला के अंदर प्रेजेंट होती है। बट दीज सेल्स आर एब्सेंट इन गैस्ट्रुला। ये इनकी एबिलिटी, एक्चुअल में सेल्स तो वही है जो डिवाइड कर रही है, बट उनकी एबिलिटी जो टोटिपोटेंसी है वो एबिलिटी इनकी खत्म हो जाती है गैस्ट्रुला स्टेज के अंदर, और अब ये एक ही टाइप के सेल्स का या ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व है। तो चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर जैसा मैंने बताया आपको, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आर एड्रिनल ग्लैंड। तो हमारे एड्रिनल ग्लैंड के फॉर्मेशन के लिए एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म रिस्पॉन्सिबल है। सिंपल से याद रखना किस जगह है ये मैंने आपको बता दिया। चले आगे। लोकेशन, व्हाट इज द लोकेशन? टॉप ऑफ द किडनी, जस्ट अबव द किडनी।
किडनी के ऊपर, किडनी के हेड रीजन पर, उसके ऊपर ये प्रेजेंट होती है। येलो एंड ब्राउनिश कलर की होती है, बहुत ज़्यादा वेट इसका नहीं होता है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। कवर्ड बाय कैप्सूल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। वैसे हमारा किडनी भी एक कवर रहता है रीनल कैप्सूल से, तो हमारे एड्रिनल ग्लैंड भी एक कनेक्टिव टिश्यू के एक थिन मेम्ब्रेन से, कैप्सूल से कवर्ड रहती है। इसके रीजंस की अगर हम बात करें, अगर आप इसका टीएस देखते हैं, देखेंगे यहाँ हमारे पास अवेलेबल है टीएस इसका आपके लिए। तो टीएस जब आप इसका देखेंगे तो टीएस के अंदर आपको दिखाई देगा इसके दो रीजन्स हैं, दो डिफरेंट रीजन्स। outermost region of adrenal gland is called cortex, and inner region which is surrounded by cortex is called medulla. तो यहाँ पर दो पार्ट है, एक है कॉर्टेक्स पार्ट और एक है मेडुला पार्ट। तो कॉर्टेक्स एंड मेडुला ये दो रीजन्स हैं हमारे एड्रिनल ग्लैंड के। एड्रिनल ग्लैंड का आउटर पार्ट कॉर्टेक्स है और इनर पार्ट इसका मेडुला है। तो सिंपल सी कंडीशन है ये। चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एड्रिनल कॉर्टेक्स, adrenal cortex can be divided into three different regions. Adrenal cortex has three different regions. यहाँ देखें आप, यहाँ पर आपको clearly visible है, this is the diagram of hypothalamus, pituitary gland and TS of adrenal gland. तो यहाँ पर adrenal gland का TS आपके बिल्कुल सामने है। Actually कंडीशन क्या है, जो adrenal gland का TS है, this is the TS of adrenal gland. ये TS है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ से हटा देते हैं इसको। दिस इज TS। TS मींस ट्रांसवर्स सेक्शन। तो इसका एक TS अगर आप कट करते हो तो आपको उसके अंदर दो पार्ट क्लियरली विजिबल होंगे। ये दो पार्ट इसका आप LS काटोगे तभी दिख जाएगा। वैसे इसमें तो कंडीशन ऐसी है कि अगर आप इसका LS काटते हो, यहाँ पर TS और LS, तो TS और LS दोनों के अंदर आपको दिख जाएगा इसके अंदर इसका कॉर्टेक्स पार्ट एंड मेडुला पार्ट। तो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स को। व्हाट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स? एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर सिंपल सा तीन रीजन्स होंगे। एड्रिनल कॉर्टेक्स हैज थ्री डिफरेंट रीजन्स, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। उसके तीन डिफरेंट रीजन्स हैं। जोना वर्ड यूज करें, जोना इज जोन, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। तो ये तीन वर्ड यहाँ पर याद रखना, तीन रीजन्स इसके इस डायग्राम के अंदर क्लियरली विजिबल है, इस इमेज के अंदर क्लियरली विजिबल है। देखें आप यहाँ पर ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। तो ये तीन रीजन्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ग्लोमेरुलोसा भी है, फेसिकुलेटा भी है और रेटिकुलरिस रीजन भी यहाँ पर आपके बिल्कुल सामने है। और उसके बाद ये तीनों ही रीजन किसके हैं? कॉर्टेक्स के। ये तीनों कॉर्टेक्स पार्ट के हैं। उसके बाद में प्रेजेंट है आपका मेडुला। दिस इज मेडुला। ये अंदर वाला रेड कलर का जो दिख रहा है आपको, ब्राउनिश रेडिश कलर का, दैट इज मेडुला पार्ट। और जो यहाँ पर आपको ऊपर तीन रीजन दिख रहे हैं, जो येलोइश पार्ट दिख रहे हैं, ये जो येलोइश पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट इज कॉर्टेक्स पार्ट। तो सिंपल सा यहाँ पर कॉर्टेक्स पार्ट की बात कर रहे हैं तो 80-90% पार्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ये रेगुलेटेड बाय ACTH। व्हाट इज ACTH? Adrenocorticotropic hormone. Adrenocorticotropic hormone is released by anterior part of pituitary, past distalis part of adenohypophysis, cortical cells of pituitary gland. तो जितना मेंशन करें उतना कम है। सिंपल सी कंडीशन है कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट है एडिनोहाइपोफाइसिस, उसका पार्ट डिस्टेलिस पार्ट जिसकी कॉर्टिकॉफ सेल्स रिलीज कर रही है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। दिस हार्मोन एक्ट्स ऑन कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो यहां पर ये अपना फंक्शन कर रहा है कॉर्टेक्स पार्ट पर एड्रिनल ग्लैंड के, और इसी की प्रेजेंस में हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, इसी की प्रेजेंस में हार्मोन रिलीज होंगे। और ये जो हार्मोन्स हैं, दीज हार्मोन्स, यहाँ पर तीन डिफरेंट हार्मोन्स जो अभी मैं नाम लिए, शायद नहीं लिए मैंने नाम, मैं बताया, अभी तो मैंने एरिया का नाम लिया। तो यहाँ जो हार्मोन्स रिलीज होंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड पहले मैं लूंगा नाम, देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड इन द एंड सेक्स हार्मोन्स। जैसे यहाँ पर जोना ग्लोमेरुलोसा है, जोना फेसिकुलेटा है, तो ग्लोमेरुलोसा से रिलीज हो रहा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड उसके बाद में रेटिकुलरिस से सेक्स हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। तो सिंपल सा ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। क्या फंक्शंस हैं हम डिस्कस करेंगे अभी।
ये होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहा है और ब्लड का होम्योस्टेसिस ऑफ ब्लड। तो सिंपल सा यहाँ ब्लड का जो होम्योस्टेसिस है वो सारा इसके कारण। अब होम्योस्टेसिस क्या है ब्लड का, होम्योस्टेसिस का मीनिंग क्या है, द मीनिंग ऑफ होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस मैंने आपको बताया था बैलेंस ऑफ बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट का इसके बाहर वाले एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो बैलेंस है दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। तो इसी को होम्योस्टेसिस कह रहे हैं। तो होम्योस्टेसिस में करना क्या है आपको, होम्योस्टेसिस किसका है, ब्लड का। तो ब्लड के अंदर जो मिनरल्स हैं उसको बाहर के अकॉर्डिंग मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं है कि हमारे ब्लड में मिनरल्स बहुत ज्यादा हो गए या हमारी बॉडी में मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो गई, ब्लड में मिनरल्स बिल्कुल कम हो गए। तो ये सारा जो काम है ये किसका है, इसी का है। तो यहाँ पर एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो रिलीज हो रहा है आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड पार्ट से, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है दैट इज एल्डोस्टेरॉन। जब मैं बात कर रहा हूँ मिनरलोकॉर्टिकॉइड की, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड आपको याद रखना है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज्ड फ्रॉम कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड एंड इट्स इंपॉर्टेंट हार्मोन इज एल्डोस्टेरॉन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज ग्रुप ऑफ हार्मोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज द ग्रुप ऑफ हार्मोन जिसमें हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं और उसमें इसका इंपॉर्टेंट हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन, जिसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। एल्डोस्टेरॉन यहाँ पर लिख रहे हैं हम। तो यहाँ पर एल्डोस्टेरॉन की जब हम बात कर रहे हैं, एल्डोस्टेरॉन करेगा क्या, एल्डोस्टेरॉन आपकी बॉडी के अंदर रिटेन कर रहा है, हेल्प्स इन रिटेनिंग ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। ये मिनरल्स के बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंक्रीज वाटर इन ब्लड प्लाज्मा, ब्लड के अंदर वाटर को इंक्रीज करता है, ब्लड प्लाज्मा में वाटर को इंक्रीज कर रहा है। ये इसके फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर देखें आप ध्यान से, ये डायग्राम जो दिया हुआ है, इस डायग्राम को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा आपको, जो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। चलते हैं इस डायग्राम की तरफ। यहाँ पर सिंपल सी कंडीशन, ये हाइपोथैलेमस है, दिस इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पर जिसका नाम है ACTH-RH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये ACTH-RH हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पर आएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड से अब रिलीज होगा ACTH। ये रहा यहाँ पर ACTH। ये ACTH अब यहाँ पर जा रहा है आपके कॉर्टेक्स पर और कॉर्टेक्स से रिलीज हो रही है ये 3 हार्मोन्स। ये 3 रीजन से और इनसे 3 हार्मोन्स इन 3 रीजन से रिलीज होंगे। चलते हैं आगे। वैसे हम पीछे चलते हैं, प्रीवियस स्लाइड। यहाँ पर जैसा मैंने अभी बताया था, जोना ग्लोमेरुलोसा जो रीजन है, जोना ग्लोमेरुलोसा, इसका नाम यहाँ पर होगा जोना ग्लोमेरुलोसा। टाइपिंग मिस्टेक काफी ज्यादा होती है। ग्लोमेरुलोसा, इसके जो हार्मोन है दैट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इसमें मेन हार्मोन एल्डोस्टेरॉन। और इसका काम क्या है, इसका काम है सोडियम एंड क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम का सिक्रीशन। तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड इज द फंक्शन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। नेक्स्ट जोना रेटिकुलरिस, इससे जो हार्मोन रिलीज हो रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इसके अंदर इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोन। तो यहाँ पर कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोन इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है जिनको ये रिलीज कर रहा है। और लास्ट में आपके इसको यहाँ ज़्यादा ठीक मिलेगा हमें, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जब हम बात कर रहे हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की, तो ग्लूकोकॉर्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड इससे पहले हमने डिस्कस किया था, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का क्या फंक्शन था। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड इन्वॉल्व था सोडियम एंड क्लोराइड के सिक्रीशन में एंड पोटेशियम एब्जॉर्प्शन में एंड पोटेशियम के सिक्रीशन के अंदर। यहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सिक्रेटेड बाय जोना फेसिकुलेटा, ये रहा जोना फेसिकुलेटा आपके सामने। तो जोना फेसिकुलेटा रीजन यहाँ पर जो आपको दिख रहा है बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। इससे जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, दीज हार्मोन्स आर आल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन्स। ये स्ट्रेस हार्मोन भी इनको कहते हैं। सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एक्सर्टेड ऑन बॉडी, जब बॉडी पर कोई भी आपके स्ट्रेस होता है तो उस टाइम ये हार्मोन रिलीज होता है। कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिसोल इसके जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, जैसे वहां पर मिनरलोकॉर्टिकॉइड के अंदर इंपॉर्टेंट हार्मोन थे एल्डोस्टेरॉन, उसी तरह से यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है, दीज हार्मोन्स आर कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिसोल।
तो ये जो ना हॉर्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस में इन्वॉल्व है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के। तो इन तीनों का जो मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर ये भी इन्वॉल्व है। वैसे तो मेटाबॉलिज्म और भी कर रहे हैं लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, फैटी एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स इन ब्लड। तो ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करते हैं। ब्लड में अगर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा तो क्या होगा? ब्लड में एकदम से अगर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है तो क्या होगा? तो कंडीशन ध्यान से देखें आप, कंडीशन क्या है? सिंपल सी कंडीशन है, हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड में ग्लूकोज अगर एकदम से ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर पर्सन के अनकॉन्शियस होने के, बेहोश होने के चांसेस होते हैं। और अगर वो पर्सन डायबिटिक है, उसके वैसे इंसुलिन की डेफिशिएंसी, इंसुलिन कम है तो ब्लड ग्लूकोज तो वैसे ही ज्यादा रहता है, तो ऐसे पर्सन के अंदर अगर ये स्ट्रेस उसको मिलता है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाएगा और उस पर्सन की डेथ हो जाएगी, इमीडिएटली डेथ हो जाएगी। जैसा आपने मूवीज में देखा होगा, जनरली आपने मूवीज में देखा होगा कि कोई शॉकिंग न्यूज किसी पर्सन को मिलती है, उसकी डेथ हो जाती है, इनकॉन्शियस हो जाता है, तो उसका रीजन ये हार्मोन होगा। चलते हैं आगे। सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय ज़ोना रेटिकुलरिस पार्ट। अब ये सेक्स हार्मोन्स कौन से हैं? एंड्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एंड्रोजन, मेल एंड्रोजन हार्मोन, दिस इज मेल एंड्रोजन हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो यहां पर मेल एंड्रोजन हार्मोन है और ये मेल एंड्रोजन हार्मोन कौन सा है? ये है टेस्टोस्टेरोन। तो सिंपल सा यहां पर 3 डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, 3 डिफरेंट सेक्स हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं और ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर हो रहे हैं। अभी कंडीशन थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेगी। एक्चुअल में रीजन क्या है कि मेल के अंदर और फीमेल के अंदर जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, जैसे मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। ये आपको पता है। कहां से होता है? टेस्टोस्टेरोन रिलीज फ्रॉम टेस्टिस एंड टेस्टिस प्रेजेंट ओनली इन मेल, नॉट इन फीमेल। एंड सिमिलरली फीमेल के अंदर ओवरीज प्रेजेंट होती है और ओवरीज रिलीज करती है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, वो रिलीज नहीं कर रही है टेस्टोस्टेरोन को। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं होना चाहिए और मेल के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं होना चाहिए। बट कंडीशन क्या है? द एड्रिनल ग्लैंड, द कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड release all these 3 hormones in both male and female। तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी के अंदर रिलीज होते हैं। इनका फंक्शंस वही सेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके मैच्योरिटी के अंदर, इनका उनके फंक्शनिंग के अंदर ये इन्वॉल्व है, बट प्रेजेंट है। अब मामूली सा भी गड़बड़ हो गया तो बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कैसे हम देखेंगे अभी डिजीज के अंदर। चलते हैं आगे। एड्रिनल मेडुला पार्ट। मेडुला पार्ट बहुत छोटा 10-20% पार्ट है और इसका ओरिजिन, इसको कहते हैं न्यूरो एक्टोडर्मल ओरिजिन है इसका। चलते हैं आगे। यहाँ पर इससे जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन रिलीज, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। इससे जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, दीज हार्मोन्स आर एड्रेनालिन, नाम से पता चल रहा है एड्रेनालिन, इसको एक नाम हो, इसका एक नाम और है एपिनेफ्रिन, आल्सो नोन एज एपिनेफ्रिन। Another hormone is noradrenaline and also known as norepinephrine। तो यहां पर एड्रेनालिन को एपिनेफ्रिन भी कहते हैं और नॉरएड्रेनालिन को नॉरएपिनेफ्रिन भी कहते हैं। ये काम करता है आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? चलिए मैं आपको ये बताता चलता हूँ, नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कंडीशन है और क्या है ये। इसके अंदर सबसे पहले यहां पर आपको ये पता होना चाहिए, आपका नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स, CNS, PNS एंड नर्वस सिस्टम। CNS, PNS है ANS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड इसको कर सकते हैं। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम is again divided into sympathetic and parasympathetic। 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसको, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो यहां पर ये रहा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसका कंट्रोल या इसके फंक्शनिंग के लिए हेल्प कौन कर रहा है? एड्रेनालिन। कैसे कर रहा है अभी समझ में आ जाए। कुछ एक एग्जांपल बताऊंगा।
ये कुछ चीजें इंक्रीज करता है, जैसे मसल कॉन्ट्रेक्शन, वैसो कॉन्ट्रेक्शन, आपके जो ब्लड वेसल्स उनका कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड प्रेशर, स्वेटिंग, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, एक्टिवेशन एरेक्टर पिली मसल्स। ठीक है, एक्टिव एरेक्टर पिली मसल्स क्या होती है? ये जो हमारे बाल होते हैं, जो हमारे हेयर्स हैं, ये जितने भी हेयर्स हैं, बॉडी हेयर्स हैं, इसके अंदर ये हेयर्स अंदर की तरफ कुछ मसल्स से कनेक्टेड रहते हैं। दीज मसल्स आर कॉल्ड एरेक्टर पिली मसल्स। इसीलिए तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं, इन मसल्स की एक्टिविटी के कारण आपके बाल खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे जिसको बोलते हैं गूज बम्प्स, जैसे डर लगता है या कुछ भी ऐसा, तो बिल्ली को देखा होगा आपने, कैट कैट जैसे डॉग को देख लेती है तो उसको डराने के लिए अपनी टेल को इतना थिक कर लेती है। वो टेल थिक नहीं हो रही है, जो टेल पर हेयर्स हैं वो सारे स्प्रेड हो जाते हैं, एकदम स्ट्रेच हो जाते हैं, तो उसको फिर वो कंडीशन। और यहाँ पर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी होगा। तो ये बहुत सारे फंक्शन जो करी। नेक्स्ट, नॉरएड्रेनालिन, इट एक्ट्स अगेंस्ट द एड्रेनालिन, उसके ऑपोजिट ये फंक्शन कर रहा है। इसको नॉरएपिनेफ्रिन भी कहते हैं, मैंने बताया था अभी जैसा आपको। सिंपल सा वैसोडाइलेशन, वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है, वैसोडाइलेशन कर रहा है। नॉट इंक्रीज हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर, तो उसका ऑपोजिट फंक्शन कर रहा है। वहां पर ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, तो उसके अंदर क्या होगा, जब ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा। कैसे? आप कहीं पानी स्प्रे कर रहे हैं, वाटर स्प्रे कर रहे हैं, आपके एक पाइप है पानी का आपके हाथ में, उसमें से पानी बाहर निकल रहा है, उस पाइप को थोड़ा सा आप प्रेस कर रहे हैं, जब उसको प्रेस करेंगे क्या होगा, पानी प्रेशर से जाएगा, तो प्रेशर इंक्रीज हो गया ना, वही कंडीशन है यहाँ पर। तो एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके फंक्शंस की जब बात करते हैं और जब हम इनकी डिजीज की बात करते हैं तो हमें पता चलता है। एक्चुअल में यहाँ पर जो हार्मोन्स हैं, these hormones are also known as 3F hormones. These hormones also known as 3F hormones. इन हार्मोन्स को 3F हार्मोन्स भी कहते हैं। इन हार्मोन्स को 3F हार्मोन्स इसलिए कहते हैं because these hormones released at the time of fear, fight and flight. These hormones released at the time of fear, fight and flight. तो fear, fight और flight के टाइम ये hormones रिलीज होते हैं। अब ये है क्या? fear, fight, flight क्या है? fear का मतलब तो पता ही है आपको, जब आपको डर लगता है तो कंडीशन होती है जैसे आप एसी के अंदर बैठे हैं तब भी आपको पसीना आ रहा है, सर्दी का मौसम है लेकिन आपको डर लग रहा है, उससे आपको स्वेटिंग हो रही है, तो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन में ये हार्मोन एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज हो रहा है। तो फियर के टाइम रिलीज होता है फाइट, जब आप किससे फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा एक एग्जांपल में, बहुत फेमस एग्जांपल आपको बता रहा हूं, अच्छा एग्जांपल है। आप फाइट कर रहे हैं किसी से, या आप मूवी देख रहे हैं, मूवी के अंदर आपने देखा होगा, मूवीज में जनरली ऐसा होता है, हीरो मार खाता है बहुत ज्यादा, गिर जाता है नीचे, बस लगता है मरने ही वाला, डेथ हो जाएगी थोड़ी देर में इसकी, बट उतनी ही देर में सामने से दो ही ऑप्शन, या तो उसकी मदर आती है या उसकी हीरोइन आ जाती है। ठीक है, तो हीरोइन आई या मदर आई और उसने आवाज दी या हीरो ने उसको देखा, जैसे हीरो ने उसको देखा वो बस मरने वाला, डेथ होने वाली थी उसकी, लेकिन उसको देखते ही उसकी बॉडी में एड्रेनालिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। उस हीरो की बॉडी में एड्रेनालिन रिलीज होता है, वो उठता है और सबको मार देता है, जितने भी वहां पर एनिमीज थे, विलेंस थे, वो सबको मार देता है, जबकि वो खुद मरने वाला था। एक्चुअली में हुआ क्या, एड्रेनालिन हार्मोन उस टाइम रिलीज होता है। फ्लाइट क्या है? फ्लाइट का मीनिंग ये नहीं है कि जब आप एरोप्लेन में बैठते हैं या फ्लाइट में बैठते हैं तब ये रिलीज होता है, ऐसा नहीं। फ्लाइट का मतलब होता है कहीं से बहुत मूव कर जाना या भाग जाना, उसको फ्लाइट बोलते हैं। तो फ्लाइट के अंदर कंडीशन क्या है कि जब आप, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप एक काम करें, आप रेस करें किसी के साथ, किसके साथ? एक डॉग के साथ। अगर आप एक डॉग से रेस करते हैं, वो डॉग जीत जाएगा, आप नहीं जीतेंगे, बिकॉज यू आर नॉट एन एथलीट। आप एक एथलीट अगर नहीं है, तो आप अगर एथलीट हैं तो आप जीत जाएंगे, ठीक है, लेकिन आप अगर एथलीट नहीं है तो एक डॉग से रेस करते हैं तो डॉग रेस जीत जाएगा, आप हार जाएंगे। बट इफ द डॉग बिहाइंड यू, अगर डॉग आपके पीछे है, पीछे मतलब पीछे लग गया है, तो उस कंडीशन में वो आपको कभी नहीं पकड़ पाएगा, आप ही जीतोगे, आप आगे रहोगे और ज्यादा आगे पहुंच जाओगे, वो रुक जाएगा। तो कंडीशन क्या है? फ्लाइट की कंडीशन के अंदर जब आपके ऐसी कंडीशन है तो उस कंडीशन में आपके एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज हो रहा है, इसीलिए इसको 3F हार्मोन भी कहते हैं। मेडुला पार्ट इज कॉल्ड आल्सो नोन एज
3F ग्लैंड, 3F ग्लैंड इसको कह सकते हैं। बट ओवरऑल द एड्रिनल ग्लैंड इज आल्सो नोन एज 4S ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड इज नोन एज 4S ग्लैंड, इसको 4S ग्लैंड भी कहते हैं। अब इसको 4S ग्लैंड क्यों कह रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज कॉल्ड 4S ग्लैंड, बिकॉज it has 4 different functions. It involved in 4 different functions: regulation of salt, sugar, stress, and sex hormones. तो आप ये याद रखें कि आपकी बॉडी के अंदर सेक्स हार्मोन्स 2 जगह से रिलीज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली टेस्टिस और ओवरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स। With testis or ovary, adrenal medulla, adrenal cortex is also responsible for the secretion of sex hormones in our body. तो हमारी बॉडी में जैसे मेल में टेस्टिस होते हैं, लेकिन साथ में ये भी रिलीज कर रहा है अदर हार्मोन्स, और वो हार्मोन जो फीमेल के अंदर रिलीज होते हैं उनको भी रिलीज कर रहा है। सिमिलरली फीमेल के अंदर भी ओवरीज से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है, बट उनके अंदर ये हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं कॉर्टेक्स पार्ट से, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से। तो वहां पर इस तरह से ये हार्मोन्स रिलीज होंगे, और फीमेल में भी टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा। तो सिंपल सा टॉपिक था, सिंपल सा ग्लैंड था जो हमने आज यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करेंगे, क्योंकि ये डिजीज बाकी है अभी, इसकी डिजीज हो नहीं पाएगी इस लेक्चर में। तो वी विल डिस्कस डिजीज रिलेटेड टू हाइपोसिक्रेशन और हाइपरसिक्रेशन ऑफ various hormones, all the hormones secreted by adrenal cortex और medulla in our next lecture. तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये लेक्चर, आज का ये छोटा सा लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।